हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक। आज जो है हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस जो सीरीज में जो दूसरा वीडियो मैं आज बनाने जा रहा हूँ वो रिलेटेड है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव हमारा स्टेटमेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस संविधान को बनाने से पहले, या ये जो संविधान हम अपने आप को दे रहे हैं। हाँ, भारत के लोगों ने ही भारत का संविधान खुद को दिया है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब भी कोई संविधान में चेंज होता है तो ये माना जाता है कि भारत के लोगों ने ही संविधान के इस चेंज को अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम ही इलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो कि संविधान में चेंज करते हैं, संसद में बैठ करके रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं। इसलिए जो कुछ भी वो बना देते हैं, ऐसा नहीं कहा जाता कि उन्होंने बनाया है। ये कहना चाहिए कि हमने उसे एक्सेप्ट किया है, राइट। और ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जिस्टेंस में आया, तब से यही चीज आपको कॉन्सेप्चुअली समझ लेनी चाहिए कि यही है, ठीक है। तो अभी की बात अगर हम करें तो प्रियम्बल की बात जब हम करते हैं तो प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव किस चीज का? कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अचीव करने में हेल्प करेगा, क्या करना चाहते हैं हम भारत के लोग, ठीक है। हमने किया नहीं है, हम करना चाहते हैं। हम ऐसा समाज, एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। कैसा भारत बनाना चाहते हैं, ये उसी का ब्लूप्रिंट होता है प्रियम्बल। ये जो स्टेटमेंट होता है प्रियम्बल, ये वही बताता है। प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत सी चीजें जो कि अच्छी हैं दूसरे संविधानों से ली गई, दूसरे देशों के संविधानों से ली गई। और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि यूनिक टू इंडिया हैं, वो भी हमारे संविधान में हैं। बहुत ही यूनिक फीचर्स भी हैं हमारे संविधान में। जैसे हमारा संविधान अपने आप में एक यूनिक इसलिए है क्योंकि ये स्टेट्स को राइट देता है, सेंटर को अलग राइट्स देता है, लेकिन इन सर्टेन सिचुएशंस, इन सर्टेन कंडीशंस इसमें पूरा का पूरा पावर है कि ये अपने आप को यूनिटरी बना ले, यानी कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो जाए इन इन कंडीशंस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। उन कंडीशंस में जहां की इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जहां पे इंडिया को जरूरत होती है कि हमें एक होना है, तो कोई भी स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया की बात नहीं मानेंगे, एज अ सेंटर उसकी बात नहीं मान सकते। नो, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से लिखा गया है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी, तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही यूनिटरी बायस हो जाएगा, यानी स्टेट के लिए नहीं रह जाएगा, सेंटर के लिए रह जाएगा। स्टेट जिन चीजों पे कानून बनाता है उन चीजों पे भी सेंटर कानून बनाने लगता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। तो ऐसी यूनिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पे 50 स्टेट्स हैं यूएसए में भी, लेकिन उनके कॉन्स्टिट्यूशन भले ही वो यूएसए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, लेकिन वो स्टेट्स जब चाहें वो कह सकते हैं कि हमारा रूल अलग होगा, हमारे यहाँ ये नहीं होगा, हम तुम्हारी वो पॉलिसी नहीं मानेंगे। ये पॉलिसी ये बनाना चाहे बनाए, लेकिन उन 50 स्टेट्स में से जो मानना चाहे माने, ना मानना चाहे ना माने। तो हमारा जो पावर है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का पावर है, जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, ठीक है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि डिवीजन ऑफ पावर क्या है, बट एक बेसिक टर्म है उसके लिए, फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो इंडिया में भी फेडरलिज्म है, लेकिन ये क्वासी फेडरलिज्म है, ठीक है। क्वासी है। क्यों क्वासी है? क्योंकि इंडिया ने सेंटर को बायस दे रखा है कि जब चाहे वो बदल सकता है, अपने आप को सेंटर ओरिएंटेड कर सकता है। रीजन है उसका, क्योंकि भारत के आसपास ऐसे देश हैं जो निरंतर उसकी सीमाओं पर निगाह बनाए रखते हैं। और हम सब ने भारत का संविधान जब बनाया तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया कि उन शक्तियों से अपने देश की रक्षा की जा सके, अपने देश के टुकड़े होने से बचाए जा सकें, जो कि इसके टुकड़े होने, इसके अस्तित्व को समाप्त करने के सपने दिन और रात देखते हैं, निरंतर अनवरत। उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है भारत को समाप्त करना। ऐसे ऐसे देशों से हम घिरे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज आज भी, आज के लिए ट्रू नहीं है, ये हमेशा से ट्रू रही है जब से हमारा देश आजाद हुआ। आज का जो भारत एग्जिस्टेंस में आया, उस भारत को हम 1947 का भारत कहते हैं। ये कहते हैं कि यह भारत बना ही इस दिन था, क्योंकि हमने एक नए भारत को जन्म दिया था इस दिन, जिसके बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल बाद अडॉप्ट किया 26 जनवरी को। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसीलिए आई हैं क्योंकि हमने एक नए भारत का निर्माण किया। तो ये तभी से कहा जाता है कि एक नया भारत है। और ये जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर है, ये क्वासी फेडरल है, क्योंकि ये पावर तो देता है, डिवाइड तो करता है पावर को, लेकिन क्या करता है लास्ट में, किसी एक मोमेंट पर आकर के ये यूनिटरी बायस्ड होता है, ठीक है, यूनियन के लिए बायस्ड हो जाता है। ऐसे इंडिया ने हर स्टेट को दे रखे हैं राइट्स, वो करते भी हैं।
ठीक है, अपने मनमानी करते हैं कई बार उनको इसका फायदा भी मिलता है, कई बार इसका फायदा उठाते भी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें भी होते हैं, जैसा जिसका मौका लगता है वैसा वो करते हैं। तो संविधान जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि एक बार बना दिया गया तो वो कभी उसमें चेंज नहीं हो सकता, उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है। है, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है हमेशा। इसीलिए संविधान में एक धारा ऐसी भी बनाई गई, एक अनुच्छेद ऐसा ही बनाया गया है जो ये कहता है कि संविधान को समय के साथ अगर बदलना है तो बदला कैसे जाए। उसके बारे में भी हम आगे चल के देखेंगे। बट आज हम जानना चाहेंगे कि प्रियम्बल क्या है। प्रियम्बल बेसिकली इसका पर्पस आप समझ गए होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें आपको देखनी होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic। अब मैं यहाँ से जो से सॉरी, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पहले तो। यहाँ पे जो आप देख रहे हो सोशलिस्ट, लेट मी मेक इट ब्लैक। ये जो सोशलिस्ट देख रहे हो, ये जो सेकुलर देख रहे हो, ये दो चीजें ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। इस बात को आप ध्यान रखना कि ये दो चीजें, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये दो चीजें भारत का जो ओरिजिनल संविधान था ना उसमें नहीं थी। ये बाद में ऐड की गई थी। कब ऐड की गई थी इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो ईयर था वो था 1976। 1976 में ये दो वर्ड ऐड किए गए थे, और इन दो वर्ड्स को ऐड करने के लिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, यानी भारत के संविधान में बदलाव किया गया था। और ये समय पता है कौन सा है? 1976। ये वही समय है जब 19 महीने की इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगाई थी। इंदिरा गांधी जी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो उसी के समय की बात है ये। और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी ने पास कराया। और अब आप जान रहे हैं कि उस समय इमरजेंसी थी तो सब कुछ सरकार ही थी। तो एक ही बार में इसको जो है सोशलिस्ट सेकुलर, इस पे कोई बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ कि इसे ऐड करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्या फायदा है ऐड करने का, कोई डिस्कशन इस पे नहीं हुआ था। और ये सीधे सीधे सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो है वर्ड्स जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ड्यूरिंग द इमरजेंसी, मतलब हुआ संवैधानिक तरीके से ही था, लेकिन वो इमरजेंसी के अंदर जैसे संविधान काम करता है उसके तरीके से हुआ था, तो आप इसको गैर संवैधानिक नहीं कह सकते। इमरजेंसी के भीतर जिस तरीके से संविधान काम करता है उस तरीके से काम करते हुए ही, संविधान की बिना किसी धारा को तोड़े हुए ही, ये जो है सोशलिस्ट सेकुलर उस समय जो वर्ड थे ये ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। अब ये जो दो नए वर्ड ऐड किए गए थे इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये ऐड क्यों किए गए थे। सबसे पहले तो हम मतलब समझते हैं इसका, सोशलिस्ट का। जो सोशलिस्ट थिंकिंग होती है ना, इसको आप बड़े अच्छे से समझिएगा। सोशलिस्ट थिंकिंग होती है नॉर्मली, जो सोशलिज्म माना जाता है ना वो मार्क्सिस्ट, जो हमारा मार्क्स का जो सोशलिज्म है ना उसको हम अपने सोशलिज्म की तरह समझने लगते हैं कई बार। और लोग कई बार इस सोशलिस्ट चीज को मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट ही बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप है एक, ठीक है, जिसे आप लेफ्ट ओरिएंटेड कह सकते हैं, वो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म की ही बात करता है कि देखो हमारे संविधान में सोशलिज्म की बात की गई है और आप सोशलिज्म की तरफ जाना नहीं चाहते। हमारे संविधान निर्माताओं ने ही सोशलिज्म की बात की थी, लेकिन आप जाना नहीं चाहते उस तरफ। होता यह है कि जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है वो क्या करता है, उसका कहना यह है कि सरकार के हाथ में ना सारा नियंत्रण होना चाहिए। जो भी उत्पादन हो रहा है देश में, जो भी अधिकार हैं देश के नागरिकों के, वो सरकार सबको बराबर बराबर बांटे। इनका कहना यह होता है कि जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो और जिसके पास कम है उसको दे दो। ठीक है, सबको बराबर बराबर पैसे बांट दो। ठीक है, सबको बराबर बराबर रिसोर्सेस बांट दो। ये रिसोर्सेस को बांटने की बात करता करता है। आई रिपीट, सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ये कहता है जिसके पास ज्यादा है उससे छीन लो और जिसके पास कम है उससे लेकर के उसको कम कम वाले को दे दो। सबको बराबर बराबर बांट दो, यानी एक काबिल नहीं है, एक काबिल है, एक बहुत काबिल है। एक काम करो, इन तीनों काबिलों में से जो कम ज्यादा और जैसा भी काबिल है, ये मत देखो कि कौन कितना काबिल है, कौन कितना आगे जा सकता है, सबको बराबर दे दो। बिना योग्यता देखे सबको बराबर दे दो, ताकि ये तीनों अपना आगे बढ़ सकें। ठीक है, इसके अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक शराबी को आप पैसे दे दें 5,000, और एक काम करने वाले व्यक्ति को आप जो है 5,000 रुपए दे दें, जो अपने काम को ईमानदारी से करता है, और एक स्टूडेंट को आप 5,000 रुपए दे दें। ये तीनों अलग अलग तरीके से ही इस्तेमाल करेंगे। तो पैसे बराबर बांटना एक अलग सोच हो सकती है कि इससे भी सोशलिज्म लाया जा सकता है, लेकिन हमारा जो सोशलिज्म है वो ये सोशलिज्म नहीं है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म नहीं है। हमारा जो सोशलिज्म है वो गांधी जी का सोशलिज्म है, वो गांधीयन सोशलिज्म है।
गांधीयन सोशलिज्म क्या कहता है, इस पे भी कई बार डिस्कशंस होते हैं। आई मीन इफ यू गो फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वहां पे अगर आप देखते हैं जिन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं वो अपने एक्सपीरियंस जब आपसे शेयर करते हैं, देन यू माइट नो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस तरह की बातें अक्सर पूछी जाती हैं कि ये जो सोशलिज्म है ये कौन सा सोशलिज्म है। सो दिस सोशलिज्म इज बेसिकली द इंडियन सोशलिज्म इज गांधीयन सोशलिज्म। गांधीयन सोशलिज्म ये कहता है कि आप सबको बराबर बराबर रिसोर्सेज या बराबर बराबर पैसे नहीं बांटोगे, आप सबको बराबर बराबर अवसर दोगे, सबके लिए बराबर अवसर होंगे। ये गांधीयन सोशलिज्म कहता है। आज की डेट में अ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बचपन में चाय बेचता था, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बचपन में चाय बेचा करते थे, तो क्या है, यहां पे ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है और दूसरा नहीं बन सकता ना। एक व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, दूसरा व्यक्ति उसके पास भी बराबर अवसर हैं कि वो भी प्रधानमंत्री बन सके। तो हम बराबरी के अवसरों की बात करते हैं, बराबरी के रिसोर्स बांटने की बात नहीं करते गांधीयन सोशलिज्म में। तो भारत का जो सोशलिज्म है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, गांधीयन सोशलिज्म पे एम्फेसाइज करता है। कभी भी इन बातों में मत आ जाइएगा कि ये जो सोशलिस्ट डेफिनेशन है, जो अक्सर एक विशेष विश्वविद्यालय से निकले हुए प्रोडक्ट आपको समझाने की कोशिश करेंगे और इसको अक्सर जोड़ करके लेकर के आएंगे, कभी कार्ल मार्क्स को लेकर के आएंगे, कभी किसी और को लेकर के आएंगे और उनके माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि भारत में भी ऐसी ही कल्पना की गई थी, लेकिन समय के साथ ऐसी सरकारें आती गईं कि उन्होंने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया और आज की डेट में सोशलिज्म तो बचा ही नहीं है इंडिया में। तो इन बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वो आपको, एक बात आप समझ लीजिए कि जो लोग आपको गलत सिखाते हैं ना, उन्हें इस बात में या बहकाते हैं, उन्हें इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि आपको क्या आता है। उनको इस बात में इंटरेस्ट होता है कि क्या आपको नहीं आता है, किस जगह पर आप अज्ञानी हैं, किस जगह पर आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। ये जो होते हैं लोग ना, ये अज्ञान के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, ये अज्ञान के पथिक हैं। अज्ञान के रास्ते पर चलने वाले, अज्ञान के रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों से मिल करके अज्ञानता का अंधकार फैलाने वाले लोग ये होते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, जो कि सही चीजें जानते भी हैं तो भी वो सही से बताते नहीं हैं। भारत का सोशलिज्म गांधीयन सोशलिज्म है, मुझे पता है, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड, तो ये उनको जरूर पता होगा जो पढ़ाई करते हैं। यार ऐसा नहीं हो सकता जो कि इन चीजों को पढ़ते हैं वो नहीं पता है, उनको नहीं पता होगा। लेकिन वाई दे एम्फेसाइज ऑन दी मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, क्यों वो मार्क्स के पीछे पड़ जाते हैं? क्योंकि उनकी जो कुत्सित मानसिकता है, जो ये है कि भाई हमें किसी और तरीके से ही इंडिया को चलाना है। हर किसी का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आप उन तरीकों को ठीक से तो समझो कि मार्क्स का तरीका क्या ये था। अगर ऐसा था कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो तरीका भारत में नहीं चलेगा। और अगर आपने मार्क्स कार्ल मार्क्स को ठीक से नहीं समझा है, तो पहले जाकर के ठीक समझिए और समझ करके आइए कि क्या वो किसी देश के टुकड़े करने की बात कह रहा था। अगर कह रहा था तो इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट दैट, और अगर कुछ और कह रहा था तो यू शुड अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहा था, किस तरह से सोशलिज्म की अवधारणा को सामने रखा जाए, और आप अपने विचार उसी तरीके से सामने रखें, ना कि ये कह के कि भारत के हम टुकड़े कर देंगे और उसके बाद ही जो है चीजें आगे बढ़ पाएंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक ऐसा फ्रेंड मिला था जिसने ये साफ साफ मुझसे कहा था कि भारत के टुकड़े कर देने चाहिए। आई कैन नॉट टेल यू कि कितना मुझे बुरा लगा था। मतलब इस तरह से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की कि वो इन चीजों को सच मानने लगते हैं, इन चीजों को लेकर के इतने वो हो जाते हैं, मतलब उनकी दिमाग की वायरिंग ऐसी बदल जाती है कि वो इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहना ही ये हो गया कि भाई मुझे तो मतलब भारत के टुकड़े कर ही देने चाहिए। जितने टुकड़े हैं उतने जितने टुकड़े हो सकते हैं, जितने तरह के लोग हैं उन सब, वो सब खुश रहें। उनकी खुशी तभी आ पाएगी उनके जीवन में जब उनके हिसाब का भारत उनको मिले। तो हर किसी के हिसाब का भारत हर किसी के हिसाब से उसको दे दिया जाए। तो इसके जितने टुकड़े हो सकते हैं उसके उतने टुकड़े कर देने चाहिए। आप सोचिए कि कितना जहर हमारे समाज में, हमारे और आपके जैसे लोगों के बीच, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में इस तरह की चीजें भरी गई हैं। इस चीज से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है। और इसीलिए ये सीरीज भी, इट्स नॉट, ये जो सीरीज है ये मैंने इसलिए नहीं शुरू की है कि आप ये जानो, या फिर आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो उसमें आपकी हेल्प करेगी। इट्स ओनली गिविंग यू द कॉन्सेप्ट। आप एग्जाम इसको पढ़ के समझ करके पास नहीं हो पाओगे किसी एग्जाम के लिए, इसके भरोसे मत बैठिएगा आप। काफी लंबी स्टडी आपको करनी पड़ती है, वो अलग फील्ड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, जो कॉमन जनरल इंडियन है, उसको अपने भारत के बारे में कितना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। उतना ही हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप एक अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि आपके चारों ओर जो हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है और उसके आगे की कहानी क्या हो सकती है, और आज प्रेजेंट में किस वजह से ऐसा हो रहा है। दैट यू शुड नो, बिकॉज एज अ भारत का संविधान इतना बड़ा है कि समस्या ये होती है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, लेकिन जिन्हें खुराफात करनी है वो पूरी तरीके से तन मन धन से यही पता करने में लगे हैं कि कैसे इस भारत को तोड़ा जाए,
इसलिए एज अ कॉमन इंडियन सिटीजन आप अगर हर रोज 10-15 मिनट दे सकते हैं तो उस वजह से ये छोटी छोटी वीडियोस 15-20 मिनट की, आधे घंटे की भी होंगी, जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं होंगी, बट हाँ उतनी वीडियोस अगर आपके पास हैं, उतनी आपने समझी हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्या चल रहा है, क्या समस्या है। और कहीं पर भी अगर आपको फैक्चुअल गलती मिले तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, मैं वो या तो वीडियो हटाऊंगा या उसमें सही करूंगा चीज़ों को। बिल्कुल यहाँ पे जो चीज़ें मुझे पता है, जो मैंने पढ़ते समय, अपने समय में, या फिर जब मैंने किसी समय पे तैयारी करने की कोशिश की थी, उस समय पे जो चीज़ें मैंने समझी थी, वही चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, वो उसका मतलब आपने समझ लिया। सेकुलर का मतलब ये है कि हम सभी धर्मों को बराबर मानेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है और जो वेस्ट का सेकुलरिज्म, उसमें डिफरेंस है। वेस्ट का सेकुलरिज्म ये कहता है कि हम किसी धर्म को धर्म मानेंगे ही नहीं, हम धार्मिक लोग होंगे ही नहीं। इंडिया कहता है कि हमारा धर्म के साथ डाइवोर्स नहीं है, हमारा धर्म के साथ डाइवोर्स बिल्कुल नहीं है, हम हर धर्म को बराबर महत्व देंगे, हर धर्म की सुरक्षा करेंगे, हर धर्म के व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे। लेकिन भारत का एज यूनियन ऑफ इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकता कि हाँ ये हिंदू धर्म वाला देश है, वो ये भी नहीं कह सकता कि ये इस्लामिक नेशन है, वो ये भी नहीं कह सकता कि ये सिखों का देश है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं कही जा सकती भारत के अंदर, यानी यूनियन का, यानी भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन भारत के हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी। ये सेकुलर होने का महत्व है, मतलब है। लेकिन क्या ऐसा है कि ये सेकुलर वर्ड ऐड होने के बाद ये बातें हमें बताई गई? नहीं, ये बातें पहले से थीं, ये तो वर्ड की तरह ऐड कर दिया गया, ठीक है। वो अलग कहानी है क्यों ऐड किया गया। लेकिन अगर आप आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, जो कि रिलीजियस राइट्स हैं हमारे, उसके अंडर जिसकी बात की जाती है, वो आर्टिकल नंबर 25 से शुरू होकर 30 पे समाप्त होता है। तो ये पहले से ही थे, हमारा जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें भी ये थे, ठीक है। लेकिन बाद में ये वर्ड ऐड करके इस इस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे मजबूत कर दिया गया कि हाँ ये सेकुलर ही है। अगर आप नहीं भी ऐड करते तो भी ये सेकुलर था इन नेचर, बिकॉज 25 से आर्टिकल नंबर 30 तक वो सारे प्रोविजंस हैं जो कि अल्टीमेटली यही बताते हैं कि वी आर अ काइंड ऑफ सेकुलर नेशन, जो कि हर धर्म की इज्जत करता है, हर धर्म को सुरक्षा देगा, हर धर्म के व्यक्ति को आजादी होगी। लेकिन लेकिन भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है डेमोक्रेटिक, जहां पे इलेक्शंस हो, ठीक है, जहां पे जनता चुने कि उसका नेता कौन होगा। रिपब्लिक, ठीक है, आप समझ सकते हो, इस देश का एक राष्ट्रपति होगा जो कि चुना हुआ होगा इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन चुना हुआ होगा, क्योंकि आप जिन्हें चुनते हो वही राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति का कोई इलेक्शन नहीं होता। पीएम के लिए आप लोकसभा इलेक्शन में जाते हो, लेकिन राष्ट्रपति का नहीं होता। राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं राज्यसभा, लोकसभा, जो राज्यों की विधानसभा के लोग हैं वो सब मिलकर के, विधान परिषदों के लोग हैं वो मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब ही है कि हमारा एक सर्वे सर्वा होगा, एक राष्ट्रपति होगा, और वो राष्ट्रपति चुना जाएगा, सिलेक्टेड होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है। और यहां पे क्या लिखा है, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, हम भारत के लोग सोवरेन, अपने आप को सोवरेन घोषित करते हैं। सोवरेन यानी कि हमारी अपनी सत्ता होगी, हम स्वायत्त होंगे। स्वायत्त होने का मतलब क्या है कि हमारे डिसीजंस हम खुद लेंगे, हमें कोई हमारे डिसीजन लेने से रोक नहीं सकता। हाँ, इंटरनेशनल प्रेशर को लेकर के जो डिसीजंस कई बार हमें लेने पड़ते हैं, उनका इससे लेना देना नहीं है। अल्टीमेटली वो डिसीजन आप ही ले रहे हो, आपके पास मर्जी है कि आप मना कर सकते हो कि इंटरनेशनल प्रेशर में भी, इस प्रेशर में हम ये बात नहीं मानने वाले, ठीक है। लेकिन सोवरेनिटी का जो मतलब है, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक मतलब है, वो प्रिजर्व है। वो यही है कि हम किसी भी दबाव में अपने निर्णय अपने आप लेंगे, किसी के दबाव में उसके बदल नहीं सकते। और हम सिक्योर क्या करना चाहते हैं, हम इंश्योर क्या करना चाहते हैं इस संविधान के थ्रू। पहली चीज है जस्टिस, ठीक है, इसे ब्लैक कर लेता हूं मैं। हम जो है जस्टिस को इंश्योर करना चाहते हैं। जस्टिस यानी न्याय। बेसिकली किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, वो जस्टिस ही है। सोशल, किस तरह का जस्टिस, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो। सोशल सामाजिक रूप से सबको पढ़ने लिखने का, इकोनॉमिक सबको बराबर कमाई करने का, पॉलिटिकल सभी को प्रधानमंत्री बनने का, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पे उसको आगे बढ़ने का। पॉलिटिकल जो राइट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है कि वो अपने उसको चुनने का अधिकार रखता है, नेता को चुनने का अधिकार रखता है। सब कुछ, जितने भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो सब उसके अंदर आएंगे। लिबर्टी, सभी को जो है लिबर्टी मिलेगी एक लिमिट के अंदर, थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की, बिलीव्स की, फेथ एंड वर्शिप। देखिए यहां पर भी वो चीज आ रही है, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी चीजें आ रही हैं, तो इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं था, राइट। तो ये दो तीन जगह पे एक साथ जोड़ा गया है। कुछ लोगों को लग सकता है मतलब नहीं था, बट यस, जिन लोगों ने किया होगा दे आर इंटेलिजेंट देन अस। तो वी कैन नॉट से दैट कि हाँ सही किया गलत किया, सबकी अपनी सोच हो सकती है, बट यस, वट एवर इज देयर, यू हैव टू
respect that because it is your constitution. You have selected a government, and that government has created or changed this constitution, modified this constitution. ठीक है, so you need to respect it. Equality of status and of opportunity, तो सभी को बराबर उठने का और बराबर अवसर सब कुछ मिलेगा। बराबर उठने के अवसर सभी को मिलेंगे। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और लास्ट में ये लाइन भी आप देख रहे हैं, हेयर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्स, हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। यही तो कह रहे हैं। अपने आप को कैसे दे रहे हैं वो हमने समझा कि हमने ही सरकार चुनी है, सरकार ही संविधान में संविधान में बदलाव करे। लेकिन जब पहली बार संविधान बना तब तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था, क्योंकि बिना इलेक्शन के तो संविधान बन ही नहीं सकता। तो पहली बार किसने पावर दी थी? बात ये थी कि पहली बार जिन लोगों ने संविधान को बनाया था वो संविधान सभा के लोग थे। उनमें गांधी जी थे, उनमें नेहरू जी थे, उनमें राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब जो है 1946 का जो कैबिनेट लॉ था उसके अंतर्गत इस इस ग्रुप को, जिसको कैबिनेट कमेटी कहते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इसको शुरू किया था, बनाना शुरू किया था। और उस कैबिनेट कमेटी को, क्योंकि वो हमारे लीडर थे, ठीक है, वो हमारे द्वारा चुने गए थे। भारत में चुनाव एक अंग्रेजों के समय में भी हुआ था, जहां पे वोट पड़े और हमारे ये लोग चुने गए, और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो असेंबली बनी थी, जो पूरा का पूरा कैबिनेट बनी थी, कमेटी बनी थी, वो कमेटी में वही लोग थे जो इंडिया के लोगों ने चुने थे। ठीक है, तो इसीलिए उस समय भी यही कहा जा सकता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि हमने ही अपने आप को ये संविधान दिया, क्योंकि हमारे ही चुने हुए लोगों के द्वारा ये संविधान बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड और है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, यानी आपसी भाईचारा हम बना के रखेंगे। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, हम सब आपस में भाईचारा बना के रखेंगे, इसी का प्रयास करेंगे। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है हमारे संविधान का। यही जो है प्रियम्बल है। प्रियम्बल एक ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो प्रियम्बल है, ऑब्जेक्टिव जिसको हम कह रहे हैं, ये बेसिकली जस्टिसिएबल नहीं है। एक वर्ड और आप समझ लीजिए, जस्टिसिएबल। उसका मतलब क्या होता है? ये जस्टिसिएबल नहीं है। जस्टिसिएबल का मतलब ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर मान लो कोई कहता है कि इंडिया में ना सेकुलरिज्म फॉलो नहीं किया गया, मुझे मेरी पूजा नहीं करने दी गई, मैं पूजा करना चाहता था अपने तरीके से, मुझे मेरी पूजा अपने तरीके से नहीं करने दी गई। मैं मंदिर जा रहा था, किसी ने कहा कि ये क्या घंटा घड़ियाल बजाते रहते हो, ये सब पाखंड है, तुम बेवकूफ हो, तुम अंधभक्त हो, तुम पाखंडी हो। ठीक है, मेरी आस्था को चुनौती दी गई और मैं गया, और तो जब मैं मंदिर जा रहा था तो मंदिर जाने से मुझे रोका गया। इनफैक्ट मैंने बोला कि नहीं, ये मेरी मर्जी है और तुम नहीं समझते, तुम नहीं जानते, तो उन लोगों ने मुझसे मारपीट की और मुझे जाने नहीं दिया बेसिकली। राइट, मुझे मेरा जो है, मेरा जो अधिकार है, राइट टू वर्शिप, वो नहीं करने दिया गया। कहा गया कि तुम जो है मूर्ति की पूजा करते हो तो तुम मूर्ख हो, तुम नरक में जाओगे। इस तरह की बातें करके मुझे अपमानित किया गया। अगर ऐसी बातें आपके साथ की जाती हैं तो क्या हो रहा है? सेकुलरिज्म ब्रेक हो रहा है, क्योंकि सभी धर्मों की बात की गई है, किसी एक धर्म की बात नहीं की गई है कि किसी एक धर्म के लिए होगा। ये सभी धर्मों के लिए है, सभी को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और मान लीजिए कि मैं एक हिंदू हूं और किसी ने मुझसे कहा कि क्या मूर्ति पूजा करते रहते हो, तुम तो गधे हो, पढ़ लिख के भी अंधविश्वासी हो, इस तरह की बात करते हैं, तो वो एक हर्ट करने वाली चीज है और सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैं भारत सरकार पे केस कर दूं। मैं ये नहीं कह सकता कि भारत सरकार पे मुझे केस करना है। भारत सरकार का जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हो कि मेरा सेकुलरिज्म वो सिक्योर नहीं कर पाया, उसको सजा दो। नो, मैं इस व्यक्ति के खिलाफ जो कि मेरे साथ ऐसा कर रहा था कि पूजा नहीं करने दे रहा था, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ जा सकता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने भारत सरकार के जो ऑब्जेक्टिव है उसके खिलाफ काम किया है, जो हम अचीव करना चाह रहे हैं सेकुलरिज्म, उसके खिलाफ काम किया है और इसके रिलेटेड जो लॉ है उसको तोड़ा है। लेकिन मैं भारत सरकार को ये नहीं कह सकता कि मुझे सेकुलरिज्म तुम्हें देना था, तुमने प्रियम्बल में लिखा था, तो मुझे तुम दे क्यों नहीं रहे, आज भी ये सब हो क्यों रहा है। ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रियम्बल है। ये इसलिए नहीं लिखा गया कि आपको दे दिया गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि हम सबको मिलकर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सबको मिलकर एज एन इंडियन, हमें हर स्टेट में, हमें हर कदम, हर समय यही प्रयास करना है कि हम इन चीजों को अचीव कर सकें। सभी को इक्वल रिस्पेक्ट हो, और होनी भी चाहिए। बेसिकली जो भारत की मूल संस्कृति है, जो वसुधैव कुटुंबकम है, वो क्या कहती है? पूरी पृथ्वी ही हमारा कुटुंब है। ठीक है, तो ये अपने आप में सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक सेकुलरिज्म का ही एग्जाम्पल है। नो वन सेज हिंदू भवन्तु सुखिनः, समवन सेज मुस्लिम भवन्तु सुखिनः।
डिड समवन सेज नो। ये अपने आप भारत की मूल संस्कृति का लक्ष्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सर्वे संतु निरामयाः, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें। माँ कश्चित दुर्भाग भवेत, कोई भी कभी दुखी ना हो। तो ये अपने आप में सेकुलर, हमारी अपने खून में है सेकुलरिज्म, ठीक है। लेकिन हाँ, जब संविधान लिखा गया तो इट नीड टू इंश्योर, क्योंकि भारत एक बहुत ही ज्यादा विविधताओं वाला देश है, ठीक है। कभी कोई कुछ ऐसा ना कर दे कि जिसके हाथ में पावर आई और वो मिस यूज कर बैठे। इस वजह से इन चीजों को इनेक्ट करना, इन चीजों को मजबूत बनाना भी जरूरी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रियम्बल का मतलब समझ में आया होगा। क्या है प्रियम्बल, ये जान गए होंगे आप। और अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे कुछ नई चीजें इस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।